आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। आज आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ये सब क्या होता है, इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पे कैसे होता है, ये लिंकेज आप पूरा का पूरा समझ पाओगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई का होता है सबसे सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझाने वाला हूं। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि उसका इम्पैक्ट आप स्टॉक मार्केट पे कैसे गेज कर सकते हो और कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अब आरबीआई को रेपो रेट या मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस लेके आना चाहिए, ठीक है। चल फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ये पाप है, पाप का भी बाप है, ठीक है। जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को यार, बहुत जबरदस्त कंटेंट दे रहा हूं। और आप लाइक करने में कंजूसी करते हो जो फुकट की चीज है, ऐसा मत कर दोस्त। फटाफट लाइक कर। टारगेट रखते हैं मिनिमम 268 लाइक्स, ठीक है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। हाय, दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। हाँ जी, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी समझने के पहले अपन ये समझते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है, जहां से मॉनेटरी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है। अब देखना, जो भी किसी कंट्री होती है, कोई भी कंट्री होती है ना, उसका एक जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। यानी कंट्री में एक होती है सेंट्रल बैंक, जो आरबीआई है दैट इज नथिंग बट सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अपने कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई ना, ठीक है। अब आरबीआई जो है वो पैसा देता है यूजुअली बैंक्स को, ठीक है। ये अपने पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक्स को पैसा देता है। और ये जो प्राइवेट बैंक्स है ये पैसा देते हैं आपको और मुझे, ठीक है। ऐसे अपना पूरा का पूरा चक्कर चलता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब इस बैंक को जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से पैसा ले लेता है, ठीक है। और वो पैसा हमें लोन पे दे देता है। सर फिर इसमें बीच में उसका फायदा क्या है? डेफिनेटली आरबीआई उसको कम इंटरेस्ट रेट पे देता है, वो बीच में अपना प्रॉफिट जोड़ता है और अपने को आगे बड़े हुए इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे देता है। सिंपल सा लॉजिक है। फिर जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है तब बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई के पास वो पैसा डिपॉजिट कर देता है, ठीक है ना। और ऐसे ये चक्कर चलता रहता है, इसको बोलते हैं मनी फ्लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज, जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज द चार्ट ऑफ मनी फ्लो इन एन इकोनॉमी। नाउ प्लीज समझिए, ये अभी मैंने एज ऑन टुडे, आज की जो डेट है 17 जून 2023, ठीक है, मैंने आरबीआई की वेबसाइट से रेट्स निकाले हैं। पॉलिसी रेट्स बोलते हैं इसको आरबीआई में। आप वेबसाइट पे जाओगे, राइट हैंड साइड पर आपको, लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको पॉलिसी रेट्स दिख जाएंगे। अब इसमें आप देखोगे तो आरबीआई ने अलग अलग रेट्स मेंशन करे हुए हैं। रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट और फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। नाउ प्लीज समझिए, हमें है ना देखना समझना यार। और इसके अलावा भी दो कंसेप्ट है जो अपन इस सेशन में समझेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्टली समझ जाऊंगा कि स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है, तो यू आर डूइंग इनजस्टिस विथ योरसेल्फ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आइडियली, ठीक है। जब तक आप कोर कंसेप्ट नहीं समझोगे ना कहीं फंबल आबा 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 करते रह जाओगे, ठीक है। आई डोंट वांट दैट फॉर यू। मेरे को ना आपके लिए वो चाहिए। आई वांट कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हो। यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये उसका इम्पैक्ट है। तो अपन एक एक करके है ना पीस बाय पीस ब्रेक करते हैं। सबसे पहले रेपो रेट, ठीक है, सबसे पहले रेपो रेट। अब देखना क्या होता है। यूजुअली है ना, ये जो आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक होता है, इसके पास तो बहुत पैसा होता है, इसके पास तो अथा पैसा होता है। और ये एसबीआई है, इसके पास भी पैसा होता है लेकिन आरबीआई से हमेशा कम होता है। अब मान लो एसबीआई को जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई को बोलेगा मेरे को पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? से फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1,000 करोड़ रुपया चाहिए। यही टिकर साइज होते हैं, 1,000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़। तो मेरे को 1,000 करोड़ रुपया चाहिए। आरबीआई ने बोला ठीक है, गले में पड़ा है, ले जाओ। तो बोले ठीक है साहब दे दो। तो आरबीआई क्या करेगा, इन सब बैंक्स का आरबीआई के पास एक अकाउंट ओपन होता है। आरबीआई उस अकाउंट के अंदर ये पैसा डाल देगा। समझिए मेरी बात। अब एसबीआई जाने लगा तो एसबीआई को बोला आरबीआई ने, भैया इधर पैसा दिया ना,
दिया, कितना दिया, 1,000 करोड़ रुपया। तो इसके अगेंस्ट में मेरे को कुछ प्लेज करना, कुछ मेरे पास रख के जा गिरवी। तो एसबीआई बोलेगा मेरे से भी, आरबीआई बोलेगा हाँ तेरे से भी, एसबीआई बोलेगा तू भी सरकार का मैं भी सरकार का, अपन तो भाई भाई हुए। तो क्या बोलेंगे, पैसा कौड़ी में कोई भाई भाई नहीं। ठीक है, समझ रहे हो आप। एचडीएफसी बैंक जाएगा, बोलेगा आरबीआई मेरे को पैसा दो, आरबीआई बोलेगा पहले सिक्योरिटी प्लेज करो, सिक्योरिटी मेरे पास रखो। तो एचडीएफसी बैंक बोलेगा ठीक है, ये मैंने बॉन्ड इशू करे थे मार्केट में, मेरे डिवेंचर्स हैं एचडीएफसी के, ठीक है, मैंने बॉन्ड इशू करे थे मार्केट में, आप एक काम करे रख लो। आरबीआई बोलेगा तेरी औकात क्या है, समझ रहे हो आप, हु आर यू, मैं तेरा बॉन्ड क्यों रखूं, तेरी क्रेडिबिलिटी क्या है भाई। आई एम आरबीआई, आई एम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझ रहे हो आप। तो एचडीएफसी सर फिर कौन से बॉन्ड चाहिए, एसबीआई सर फिर कौन से बॉन्ड चाहिए, आपको कौन से बॉन्ड दें, आपको कौन से बॉन्ड दें, समझना। तो क्या बोलता है वो, मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक आरबीआई को देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको अपन जीसेक बोल दें। और इसके अगेंस्ट में आरबीआई क्या करता है, बैंक को पैसा देता है। ठीक है, ये जो पैसा मिलता है, ये वाला जो पैसा मिलता है, ये जिस रेट पे मिलता है ना, ये पैसा जिस भी रेट पे मिलता है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, उसको रेपो रेट बोलते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सिस्टमेटिक कर देता हूं। ठीक है, ये जो पैसा मिलता है, इसका जो ब्याज लगता है, इसके परसेंटेज को ही रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक बात ध्यान रखना, अगर 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 आरबीआई ने रेपो रेट कम कर रखा है, इसका मतलब यह है कि आरबीआई चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन लो, आप मतलब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन ले, आरबीआई ने रेट कम कर दिया, अपना रेपो रेट कम कर दिया, तो ब्याज दर कम कर दी ना। अभी समझना, जैसे फॉर एग्जांपल 10% होम लोन चल रहा है इस समय, होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अगर सडनली बैंक्स ने बोला 10 नहीं 6% पे पैसा लेके जाओ, 6% ओनली, ठीक है, तो क्या सडनली होम लोन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में, समझ रहे हो आप, बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आरबीआई ने जब रेपो रेट कम करा, तो क्या बैंक्स आगे ही चढ़ के मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो। ठीक है, समझिए मेरी बात। अब बैंक्स के पास क्या ज्यादा पैसा हो गया है, ज्यादा पैसा हो गया है, बैंक्स को क्या अपने पास पैसा रखने में मजा आता है, नो, कैश इज अ डेड असेट, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो बैंक क्या करेगी, जब बैंक को कम रेट पर वो लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो बैंक आपको भी कम रेट पर लोन देगी, बैंक आपको भी कम रेट पर लोन देगी। आप मतलब कौन है, यू एंड मी, द इकोनॉमी एज इन जनरल। तो क्या इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आ जाएगा, समझिए मेरी बात। आज कार है, कार का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6.5-7% हो जाए, 5-5.5% हो जाए, मैं इतने स्लैश इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 5% हो जाए, तो क्या सडनली कार की डिमांड बढ़ जाएगी, कार लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग लोन लेके कार लेना शुरू कर देंगे। क्या इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा आ जाएगा, क्या जब आपकी जेब में पैसा ज्यादा आ जाता है तो अपन खर्चा बढ़ा देते हैं, क्या वट बढ़ जाता है आदमी का, बिना भाव पूछे सामान खरीदा जाता है जब पैसा ज्यादा रहता है, 1st to 10th। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूं। तो रेपो रेट से आरबीआई मार्केट की लिक्विडिटी मैनेज करता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो ये सारे के सारे जो रेट्स हैं, इन सभी रेट से आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ये मैं स्लाइड आपको दे दूंगा नीचे। नाउ समझिए, रेपो रेट में आपको रखना है आरबीआई के पास जीसेक गिरवी। ठीक है, अब मान लो, अब मान लो, ठीक है, फिर से वही, इधर आरबीआई और इधर एचडीएफसी दोनों खड़े। आरबीआई के पास एचडीएफसी गया, बोले सर मेरे को पैसा दे दो यार, कितना चाहिए, 500 करोड़ रुपए, ले जा भाई सब तेरे ही है, तू तो बस सिक्योरिटी गिरवी रख दे। बोले सर इशू बस वही आ रहा है कि मेरे पास है ना गिरवी रखने के लिए इस समय कुछ भी नहीं है। तो बोले गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है,
इसका मतलब अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है तू, हाँ, पर्सनल लोन टाइप अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है मेरे से। तो बोले हाँ सर अनसिक्योर्ड लोन ले रहा हूँ, और मेरे को छोटे से टाइम पीरियड के लिए चाहिए, मेरे को ज्यादा लंबा चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो आरबीआई क्या बोलेगा, मैं दे जरूर दूंगा तेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों दे दूंगा, क्योंकि तेरा लाइसेंस मेरे हाथ में, तूने कल ज्यादा टाइम पाए करा तो मैं 1 मिनट में तेरा लाइसेंस कैंसिल करके पूरा का पूरा धंधा बंद कर दूंगा। दैट इज ओके। अरे एचडीएफसी बैंक ने अगर आरबीआई के पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो लोगों के पेमेंट का क्या करेगा वो, फिक्स डिपॉजिट, लोग लाइन लग जाएगी, बैंक ऑन द रन हो जाएगा। ठीक है, इस केस के अंदर क्या बोलेंगे अपन, समझना। अब क्या हुआ ये समझिए, आरबीआई ने इसको लोन दिया, ठीक है, लोन फॉर शॉर्ट टर्म, विदाउट कोलेट्रल ऑफ जीसे, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेट्रल रखे। इसमें एक कीवर्ड है वो ध्यान रखिएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म। मैं ये पूरा का पूरा कॉपी करता हूं आपके लिए, यहां से इसको मैंने किया कॉपी, और हम बढ़े आगे बैंक रेट पे। ठीक है सर, इसका मतलब ये है, एक मिनट वापस में इधर आ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि सर ये जो लोन दिया है ये तो विदाउट कोलेट्रल दिया है, मतलब इसमें आरबीआई का क्या रिस्क ज्यादा है क्या, रिस्क तो ज्यादा है क्योंकि गिरवी कुछ भी नहीं रखा है पास में। इसका जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, कम समय के लिए दिया हुआ लोन, उसका परसेंटेज। तो क्या इसका परसेंटेज रेपो रेट से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रेपो रेट में तो कोलेट्रल चला गया, क्या कोलेट्रल चला गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोलेट्रल चला गया। यहां पर कुछ भी कोलेट्रल नहीं गया, दिस इज अनसिक्योर्ड लोन। तो जब कुछ भी कोलेट्रल नहीं गया है मेरा, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा आप देख के समझो, आरबीआई का जो रेपो रेट है वो 6.5 है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट है दैट इज 6.75। ठीक है, दैट इज 6.75, 0.25% एक्स्ट्रा आरबीआई आपसे इंटरेस्ट रिकवर करेगा इस लोन के अगेंस्ट में, आपसे मतलब बैंक से। ठीक है, क्या ये जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स, बेसिक सिंपल सी चीज है। आप अगर होम लोन लेने जाते हो तो बैंक को पता है आपकी जमीन गिरवी, आपका मकान गिरवी, कहां जाओगे भाग के। ठीक है, आपकी एक इमूवेबल एसेट बैंक के पास गिरवी है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कमती रहेगा। ठीक है, आपकी एक मूवेबल एसेट जिसको आप कहीं भी मूव करके ले जा सकते हो, कार, ठीक है, वो कार अगर बैंक के पास गिरवी है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्का सा ज्यादा रहेगा। समझिए मेरी बात। और अगर पर्सनल लोन लेने जाते हो, आप कुछ भी देने तैयार नहीं हो बैंक को, ठीक है, तो क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, 14%, 16%, 18% तक चला जाएगा, डिपेंडेंट ऑन योर क्रेडिट वर्थिनेस, कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, सिबिल स्कोर कितना है। तो ये जो एक्स्ट्रा 0.25% चार्ज कर रहा है आरबीआई, 0.25% जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द एडिशनल प्रीमियम आरबीआई वांट। मतलब मैं, अगर तू मेरे को बिना कोलेट्रल के पैसा देगा तो मैं 0.25% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। आई होप आपको अभी तक पॉलिसी रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, समझना, बैंक रेट, बैंक रेट इज नथिंग बट इट इज सिमिलर टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बट with just one caveat, it is for long term। सर इसका रेट क्या रेपो रेट से ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है ना, गिरवी कुछ भी नहीं रखा है। सर इसका रेट, बैंक रेट का जो रेट होता है, क्या वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से ज्यादा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन आरबीआई। ये आरबीआई पे डिपेंड करता है कि वो बैंक्स की लॉन्ग टर्म लेंडिंग को इनकरेज करना चाहता है, डिस्करेज करना चाहता है। अभी देखोगे तो अभी आरबीआई इनडिफरेंट है। आरबीआई बोलता है बिना गिरवी रखे मेरे से तू शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले जा, 15 दिन, 10 दिन, ओवरनाइट, 1 दिन के लिए पैसा लेता है बैंक, ठीक है, 3 महीना, या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले जा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, दोनों का रेट सेम है। हम भाई भाव ताव नहीं करते हैं इसमें।
ठीक है, ये पूरा का पूरा आरबीआई पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखना, जैसे मैंने रेपो रेट समझा, वैसे ही अगर मैं उल्टा करता हूं, उल्टा करता हूं का क्या मतलब है समझिए। ये मेरा आरबीआई है, ये मेरा एचडीएफसी है, और ये हो आप। मेरी हिंदी हैंडराइटिंग इतनी खराब नहीं है, ठीक है, पेन के कारण आ रही है। ठीक है, ये हो आप। अरे बाप, दिस इज एचडीएफसी एंड दिस इज आप। सर ये भी उतनी ही खराब है, आई नो दैट राइट। चलो, ए लाइक करा है कि नहीं करा है अभी तक, क्या कर रहे हो? लाइक करो जल्दी से जाके वीडियो को, नालायक को। चलो ध्यान देना, इधर ध्यान देना। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है मतलब आरबीआई के पास, मतलब आपके पास यानी इकोनॉमी के पास बहुत पैसा है, आपके और मेरे पास बहुत पैसा आ गया। ठीक है, जब आपके पास पैसा आया, समझना, जब आपके पास पैसा आया तब आपने क्या करा? व्हाट हैव यू डन? आपने वो पैसा एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट करा। अब क्या हुआ? एचडीएफसी बैंक के पास बहुत पैसा हो गया, एचडीएफसी बैंक उस पैसे का क्या करेगी? समझ रहे हो आप? एचडीएफसी बैंक उस पैसे को लोन देगी, लोन लेने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि मैंने बोला ना, आपके और मेरे पास बहुत पैसा है, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो इतना ज्यादा है, कोई लोन लेने तैयार नहीं है भाई। तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगी उस केस के अंदर? एचडीएफसी बैंक वो पैसा आरबीआई के पास जमा कर देगी। समझ रहे हो? आरबीआई के पास जमा कर देगी, एचडीएफसी बैंक वो पैसा आरबीआई के पास जमा कर देगी। ठीक है, अब जब एचडीएफसी बैंक वो पैसा लेके आरबीआई के पास गई कि ये मेरा पैसा आप डिपॉजिट कर लो अपने पास, आरबीआई ने क्या करा? चिट्ठी काट के दे दी कि हाँ भाई ये ले जा। ठीक है, और उसके ऊपर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दूंगा। समझ रहे हो आप? मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दूंगा। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट एज रिवर्स रेपो। अब क्या हुआ? एचडीएफसी बैंक पैसा लेके गया, आरबीआई ने पैसा जमा करा, चिट्ठी बना के दी, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। आरबीआई ने बोला क्या, अब क्या, जाओ घर। तो बोले गिरवी। तो बोले क्या गिरवी? तो बोले पैसा दिया ना उसका गिरवी। तो बोले मैं तेरा माई बाप हूं, मेरे से गिरवी लेगा? बोले भूल गए, पैसे में कोई माई बाप नहीं, कोई बाप भाई नहीं, गिरवी दो। बैंक ने क्या बोला? आरबीआई ने क्या दिया इसको? आरबीआई ने बोला ठीक है, तू एक काम कर, तू मेरे से जीसेक बॉन्ड ले जा, गिरवी मेरे से जीसेक बॉन्ड ले जा। समझ रहे हो आप? अब समझना, अब समझना, अगर आरबीआई को चाहिए कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, उस पैसे को कम करना है, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, उस पैसे को कम करना है, समझिए, तो क्या आरबीआई रिवर्स रेपो के रेट बढ़ा देगा क्या? अपनी जो डिपॉजिट है, जो आरबीआई डिपॉजिट करता है, उसको क्या आरबीआई अट्रैक्टिव कर देगा बैंक्स के लिए? समझना, पहले बैंक्स आरबीआई में जब डिपॉजिट करते थे तो 3.5% का इंटरेस्ट मिलता था, से फॉर एग्जांपल। अब आरबीआई ने ये रेट बढ़ा के 4.5 कर दिया, तो बैंक को तो इनकरेज कर रहा है ना आरबीआई कि आप आओ और मेरे पास पैसा जमा करो। समझ रहे हो? जब बैंक के पास पैसा जमा हो रहा है, आरबीआई के पास बैंक का पैसा, तो बैंक को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। समझना, तो बैंक क्या बोलेगा? एफडी के रेट में बढ़ा देता हूं। समझ रहे हो आप मेरी बात? बैंक ने जब एफडी की रेट बढ़ा दी तो लोग क्या करेंगे? अपने पास जो कैश है वो जाके बैंक में जमा कर देंगे। तो क्या आरबीआई इस कारण से, समझना, इस कारण से इकोनॉमी से लिक्विडिटी को सक कर लेगा क्या? एब्जॉर्ब कर लेगा लिक्विडिटी पूरी की पूरी। और वैसे ही जब उसको मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी होगी, जब मार्केट में पैसा डालना होगा, तब क्या करेगा? डिपॉजिट्स को डिस्करेज करेगा आरबीआई कि नहीं, अब नहीं, रिवर्स रेपो रेट पहले होगा 4.5%, अब आओगे तो 2.5% है। बैंक बोलेगा नहीं, 2.5% पे क्या ही दूंगा आपको पैसा, रहने दो। ठीक है, रहने दो, मैं बाजार में जाके देखता हूँ, लोन देता हूँ। ठीक है, बैंक क्या करेगा? बैंक अब बाजार में जाके लोन देगा, तो बाजार में ऑटोमेटिकली पैसा आ गया,
बाजार मतलब आप और मैं, इकोनॉमी। क्या चीज समझ में आ रही है आपको? समझना। स्टैंडिंग फैसिलिटी, इधर ध्यान से, फिर से अपन वही बोलते हैं, सेम एग्जांपल। ये रहा मेरा आरबीआई और ये रहा आपका एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, दिस इज आरबीआई एंड एच डी एफ सी बैंक। आरबीआई ने आरबीआई ने आरबीआई के पास एच डी एफ सी बैंक गया, ठीक है, कि ये पैसा डिपॉजिट कर लो, इसका जो इंटरेस्ट है वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। ठीक है, कभी भी समझना, पहले इसको कंप्लीट करने दो। अब दोनों एक दूसरे का चिट्ठी भी कट गई, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। आरबीआई बोलता है क्या, तो बैंक बोलता है गिरवी। तो बोले यार भाई अभी कोई बॉन्ड वॉन्ड मेरे पास पड़ा नहीं है, ये पैसा छोड़ जाए ऐसे ही, ठीक है, इतना विश्वास रख मेरे पे। तो बोले देखो यार विश्वास तो आप पे बहुत है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ही कहीं भाग गए, आरबीआई ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो कंट्री ने डिफॉल्ट हो गया, आप तो गवर्नमेंट के बैंकर हो, ठीक है। लेकिन सर बात वही आ जाती है ना, जब तक कुछ गिरवी नहीं है ना तो सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं आती है, और जब सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं आती है ना तो चाहिए होता है ज्यादा ब्याज। तो बोले मेरे से ज्यादा ब्याज लेगा? तो बोले क्यों, आपने मेरे से ज्यादा ब्याज नहीं लिया था जब रेपो रेट से मैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे आया था तब? तो बोले हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, तू लिया तो था। तो बोले चल कोई बात नहीं, मैं भी तेरे को ज्यादा ब्याज पे करूंगा। समझ रहे हो आप? कभी भी लाइफ में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और यहां पर क्या होगा, नो गिरवी, कुछ भी गिरवी नहीं, ठीक है, नो गिरवी, नथिंग इज गिरवी ओवर हियर। क्या होगा, समझना इधर मेरी बात। क्या 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 जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो क्या हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्स रेपो रेट? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ने आपको गिरवी दिया है माल। जब आरबीआई ने आपको गवर्नमेंट डिपॉजिट्स गिरवी दिए हैं क्योंकि आपने आरबीआई में डिपॉजिट करा है, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको गिरवी दे दिए, तो आरबीआई आपको 3.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। लेकिन जब आप आरबीआई में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, आप यानी बैंक, और आरबीआई आपको कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, तब वो अनसिक्योर डिपॉजिट है आपका, बैंक का, एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी के उस पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेगी, मांगेगी कितना ज्यादा मांगेगी, ये देखो 2.95% ज्यादा मांगेगी। जीवन में कभी भी इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, समझना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इन दोनों में कभी जीवन में कंफ्यूज मत होना, उसका लॉजिक है, ठीक है। ये जो नाम लिखे गए ना, ये आरबीआई ने नाम गढ़े, समझ रहे हो? जब ये नाम आरबीआई ने गढ़े हैं, जब ये नाम आरबीआई ने गढ़े हैं, तो आरबीआई अपने पर्सपेक्टिव से गढ़ती है। आरबीआई बोल रही है डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, इसका मतलब यह है कि आरबीआई के पास जो पैसा डिपॉजिट करोगे उस पे रेट कितना मिलेगा, ठीक है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसका मतलब यह है जब बांटना होगा पैसा आरबीआई को, जब आरबीआई को लोन देना होगा, लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, स्टैंडिंग लाइन लगा के खड़े होंगे, तब रेट कितना होगा, ठीक है। आई होप यहां तक सब लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म, ये भी जो होता है ना, दिस इज ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म। सर इसमें लॉन्ग टर्म इज नॉट अलाउड, मतलब आरबीआई बिना गवर्नमेंट बॉन्ड आपके पास रखे आपको लॉन्ग टर्म पैसा नहीं दे सकता। आई होप यहां तक सब लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम है ना कुछ दो कंसेप्ट और समझेंगे, और दो कंसेप्ट समझने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि क्या इंपैक्ट होता है इसका इकोनॉमी के ऊपर, समझना, और स्टॉक मार्केट के ऊपर। समझिए इधर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब है? क्या बैंक्स के पास बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते होंगे इन जनरल ऑल्सो, ठीक है, होते होंगे, जो गवर्नमेंट ने इशू किए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए। सर होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं।
क्या ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं जो आरबीआई के पास गिरवी ना हो? बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, फ्री हो। क्या बैंक को उनको बेचने की नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगी क्या बार बार, एचडीएफसी बैंक, कि ये लो सर आपने बॉन्ड दिया था 10 साल का, मेरे को तो इसको बेचना है, आप इसको कैसे भी करके वापस ले लो? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 10 साल का बॉन्ड है ना, 10 साल के बाद आना, अभी काहे के लिए आ रहा है, ब्याज मिल रहा है ना बराबर? तो बोले हाँ ब्याज मिल रहा है, तो बोले बस फिर बढ़े यहाँ से, फुट यहाँ से, समझ रहे हो? तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एक्सचेंज खोल के बैठ जाता है। डेली होता है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, रोज होते हैं। ठीक है, 10:30 का टाइम है शायद, नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, एक बार आरबीआई की वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा। आरबीआई है ना बाजार खोल के बैठ जाता है, आने वाले आ जाओ, खरीदार आ जाओ, बेचवाल आ जाओ, बायर्स आ जाओ, सेलर्स आ जाओ, मैं आप दोनों को मिलवा देता हूं, समझ रहे हो? और बीच में मैं कमीशन काट लूंगा मेरा। तो इसका मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक को अगर बॉन्ड बेचना है, एचडीएफसी बैंक को अगर बॉन्ड बेचना है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जब आरबीआई ऑर्गेनाइज करता है ना, उस समय एचडीएफसी बैंक बॉन्ड बेच के पैसा खड़ा कर सकता है। सर एचडीएफसी बैंक बॉन्ड किसको बेचेगा, जो भी खरीदने तैयार होगा। सर अगर कोई खरीदने तैयार नहीं हुआ तो बॉन्ड नहीं बिकेगा। सर क्या आरबीआई भी बॉन्ड खरीद सकता है और बेच सकता है क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन में? हाँ बिल्कुल। क्या आरबीआई भी मार्केट पार्टिसिपेंट है? बिल्कुल है। सर क्या एमएनसी बैंक्स बेच खरीद सकते हैं? बिल्कुल। जो भी आरबीआई के शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, वो कोई भी बैंक आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई क्या करता है? क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई मार्केट की लिक्विडिटी सक या इंजेक्ट करता है? नहीं। दिस इज द टूल टू मैनेज लिक्विडिटी। इसके थ्रू लिक्विडिटी सिर्फ मैनेज होती है। ठीक है, दिस इज द टूल टू मैनेज लिक्विडिटी। इससे सिर्फ लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या इतना सबको क्लियर है? जैसे आप एक हेडलाइन देखोगे, ये लाइव मिंट से लिया गया है। ठीक है, आरबीआई मार्केट ऑपरेशंस हेल्ड बैंक इन फंडिंग ड्यूरिंग कोविड स्टडी सेस। मतलब कोविड के समय जब बैंक्स को पैसे की जरूरत थी, ठीक है, क्योंकि रेगुलर ऑपरेशंस हो नहीं पा रहे थे, सब धंधे बंद थे, तो जो बैंक के पास फ्लो आता है, जो बैंक का कासा डिपॉजिट होता है, वो सडनली रुक गया था। इनफैक्ट वो नेगेटिव में जा रहा था। ठीक है, तो अब अगर कोई और लोन लेने आएगा तो बैंक का एक कैश मिसमैनेजमेंट हो रहा था, तो बैंक ने क्या करा, उनके पास जो इन्वेस्टमेंट्स रखे थे इन फॉर्म ऑफ जीसेक, वो मार्केट ऑपरेशंस में जाके बेच दिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, और उससे लिक्विडिटी हो गई बैंक के पास। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इससे मैनेजमेंट होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी कंटिन्यू बनाए रखता है आरबीआई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंदर एक टर्म और होगी जिसको क्वांटिटेटिव एजिंग बोला जाता है। समझना मेरी बात। क्वांटिटेटिव एजिंग जो होता है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम मेजर होता है। ठीक है, ये बहुत ही एक्सट्रीम मेजर होता है। समझिए, इधर ध्यान दीजिए, सब आ जाएगा लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, एक्सट्रीम मेजर का क्या मतलब है? एक्सट्रीम मेजर का मतलब यह है कि जब आरबीआई को लगता है ना कि यार अब कंडीशन बहुत खराब हो गई है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गई है। कैसे एक्सट्रीम पे पहुंच गई सर? क्या कोविड में इकोनॉमिक कंडीशन एक्सट्रीम पे पहुंच गई थी? बिल्कुल पहुंच गई थी। क्या उस समय रिक्वायरमेंट थी ये कि आरबीआई तुरंत तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली, नॉट थ्रू रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, क्या स्टेज वाइज लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। मतलब आरबीआई को अगर मार्केट में लिक्विडिटी भेजनी है, लोगों के हाथ में पैसा डालना है, तो आरबीआई क्या बोलेगा, मेरे से लोन लेके जाओ कम रेट पे। ठीक है, पहले मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% था, अब मैं सिर्फ 5% पे दूंगा। क्या आप और मैं आरबीआई जाके पे लोन ले सकते हैं? नहीं। बैंक्स जाएंगे आरबीआई से 5% पे लोन लेके आएंगे, और बैंक्स क्या करेंगे, फिर बैंक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं। ठीक है, लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए, और कब करते हैं, कितना करते हैं और कब करते हैं, बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है। आरबीआई इस डिले के लिए भी रेडी नहीं है, आरबीआई इतनी डेस्परेट है। ठीक है, और इससे क्या होगा, क्या इससे आरबीआई एक सेट अमाउंट इंजेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? आरबीआई ने बोला रेपो रेट कम कर दी है, सस्ते में लोन मिल रहा है, जरूरी थोड़ा ना बैंक जाके लोन ले। समझ रहे हो आप? इट इज नॉट नेसेसरी ना कि बैंक जाए और लोन ले ही ले। तो आरबीआई के पास कोई टारगेटेड फिगर नहीं होता कि मेरे को इतने 1000 करोड़ रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट करने हैं। बट जब आरबीआई को ऐसा करना होता है,
फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने सोचा कि यार मेरे को तो इस बार ना 20,000 करोड़ रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट करने, मतलब इकोनॉमी में देना है लोगों को ताकि लोग खर्च करें और इकोनॉमी बूम हो, सब बढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े, समझना मेरी बात। उस समय क्या होगा, आरबीआई है ना क्वांटिटेटिव ईजिंग ओपन करता है। आरबीआई बोलता है मैं 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने बैठा हूं। क्वांटिटेटिव ईजिंग फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है। और ये कई महीनों तक चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो 21 अप्रैल 2021 को आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टार्ट करे, 12 अप्रैल 2021 को, और ये खत्म कब करे, अक्टूबर 21 में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने आरबीआई ने क्वांटिटेटिव ईजिंग करी। सर ये क्या पूरा का पूरा पैसा आरबीआई ने एक बार में ले लिया क्या? नहीं, इसने मल्टीपल फेजेस में करा। समझना कोविड के टाइम क्या हुआ। कोविड के टाइम इट वाज द नीड, आरबीआई की नीड हो गई थी कि आरबीआई मार्केट में पैसा दे लोगों को, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, नौकरियां चली गई थी, लोगों की धंधे बंद थे, लॉकडाउन लग रहे थे। तो आरबीआई ने फॉर एग्जाम्पल बोला कि चलो 12,000 करोड़ रुपए में इकोनॉमी में मेरे को डालना है, मतलब आरबीआई को अपने पॉकेट से निकाल के बाहर भेजना है, इकोनॉमी में तुरंत भेजना है। तो अब आरबीआई क्या करेगी, ऐसे ही थोड़ा ना बांट देगी फ्री में। आरबीआई बोलेगी ओपन बैंक्स को कि भाई मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं, अगर आप लोगों के पास गवर्नमेंट बॉन्ड हो तो मेरे पास आओ और मेरे को बॉन्ड दो। क्या मैं अनलिमिटेड बॉन्ड खरीदूंगा क्या? नहीं, मैं कितने बॉन्ड खरीदूंगा, मैं सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदूंगा। तो बैंक्स क्या गए, बैंक्स लाइन लग गई बैंक की कि लो साहब बॉन्ड लो, ठीक है। और आरबीआई ने पैसा दे बांटना शुरू कर दिया। ये पैसा बांटना क्या फेज्ड मैनर में होगा? बिल्कुल फेज्ड मैनर में होगा। क्या ये आरबीआई पैसा बांटना बंद कर देगी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम? बिल्कुल बंद कर देगी। सर कब बंद करेगी? जब आरबीआई का टारगेट मीट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? सिमिलरली अगर आरबीआई को लगता है कि यार मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गई है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गई मार्केट में, और मेरे को इमीडिएटली मार्केट से पैसे को सक करना है, इमीडिएटली पैसा गायब हो जाना चाहिए मार्केट से, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बोलेगी कि मैं बॉन्ड बेच रहा हूं, आप आओ और मेरे से बॉन्ड खरीदो। कितने हजार करोड़ के, वो आरबीआई बताएगी। तो बैंक्स जाएंगे और आरबीआई से बॉन्ड खरीद लेंगे। सर फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में फर्क क्या हुआ? समझना, क्वांटिटेटिव ईजिंग में दो पार्टी है, एक पार्टी आरबीआई और दूसरे पार्टी बैंक्स। समझ में आ गया? ओपन मार्केट ऑपरेशन में तीन पार्टीज हैं, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। खरीदने वाला बेचने वाला बैंक है, खरीदने वाला बैंक भी हो सकता है, आरबीआई भी हो सकता है, बेचने वाला भी बैंक भी हो सकता है और आरबीआई भी हो सकता है। इसका मतलब दो बैंक और एक आरबीआई। आई होप ये नॉर्मल बिजनेस है, यहां पर किसी का कंपल्शन नहीं है कि इतना 1,000 करोड़ बेचना और इतना ही बेचना। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब समझना, अब आपको सब फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन है और रिसेशन है इसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कि चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। समझना, ध्यान से सुनना। चीजों के भाव कब बढ़ेंगे? आपकी जेब में इस समय 100 रुपया है, समझना, और आपको 1 किलो मिठाई खरीदनी है मार्केट में। आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में बोलोगे मिठाई कितने की दी, फॉर एग्जाम्पल, तो कोई 100 रुपये में मिठाई आती नहीं। उसने बोला 100 रुपये में। बोले भाई थोड़ा कम कर लो, 100 रुपये तो है मेरे पास, घर जाने का पैसा छोड़ो। उन्होंने बोला चलो 80 में ले जाओ, ठीक है। ये नॉर्मल सिनेरियो है, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपके पॉकेट में भी 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? आप फॉर्च्यूनर से उतरे हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास मतलब इकोनॉमी के पास बहुत पैसा है, आप मिठाई वाले के पास गए हो, समझ रहे हो, पलटू राम कैसे दिए लड्डू, तो बोले सेठ, उसने भी देख लिया फॉर्च्यूनर से उतरा है, प्लस सेठ 120 रुपये। अब आपकी शान के खिलाफ है ना, क्या वो 120 रुपये को 100 करवा दो या 80 करा दो, पैक करो। आपने जेब से पैसा निकाला, दे दिया। ऐसे ही दूसरा आदमी आया, उसको पलटू राम ने बोला 120 रुपये, उसने भी तुरंत जेब से पैसा निकाला और दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। समझ लो, दैट इज अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। तो पलटू राम को समझ में आ गया, बोले बाबा 120 में माल बिक रहा है। जब 120 में माल बिक रहा है, समझना, जब माल 120 में बिक रहा है तो इसको हम कम क्यों करें? 100 से पलटू राम ने तुरंत 120 रेट कर दिया। तो क्या ये इन्फ्लेशन हो गया? समझ रहे हो?
चीज़ों के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया। लोगों के हाथ में पैसा कैसे ज़्यादा आ गया? आरबीआई ने एक्सेसिव लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी लोगों के हाथ में। सर तो ये अच्छा है ना, समझना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ रहा है और वो ज़्यादा बढ़ी हुई कीमत पे माल खरीद रहे हैं तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, बिल्कुल इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी इसके कारण। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आके चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि लोगों को वांट खरीदने में भी दिक्कत हो जाएगी। वांट मतलब जरूरत की चीज़ें महंगी हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस। समझ रहे हो? नीड खरीदने में दिक्कत हो जाएगी, जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी। वांट महंगी हो जाए चल जाएगा, नीड महंगी नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आरबीआई जब इन्फ्लेशन होता है तब आरबीआई क्या करता है? मार्केट से लिक्विडिटी खींच लेता है। आपकी जेब में जो 1 लाख थे वो खींचना है आरबीआई को। तो जब आरबीआई को वो खींचना है, मार्केट से जब लिक्विडिटी खींचनी है, तो क्या करेगा आरबीआई? रेपो रेट को बढ़ा देगा। जिस रेट पे मैं बैंक को बोरो कर रहा हूँ, आरबीआई बैंक को बोरो कर रहा है, वो बोरोइंग रेट इंक्रीज कर देगा। बैंक कम लोन लेंगे आरबीआई से। जब बैंक आरबीआई से कम लोन लेंगे तो वो आपको भी कम लोन देंगे। ठीक है? उसका बिल्कुल उल्टा होता है रिसेशन में। रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन में इकोनॉमी एज अ होल डाउनफॉल में चली जाती है। जीडीपी डी ग्रोथ करती है। जीडीपी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डी ग्रोथ करती है। एक्चुअल में अगर आपको समझना है रिसेशन बिल्कुल डेप्थ में, और आप चाहते हो कि मैं रिसेशन पे वीडियो बनाऊं या डिफ्लेशन और रिसेशन की कंपैरिजन पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो मेरे को कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है? और लाइक कर दो। रिसेशन में इकोनॉमी डाउनफॉल में चली जाती है। इसका मतलब यह है कि लोगों की नौकरियां जा रही है। ठीक है? लोगों के पास ना वांट खरीदने का पैसा है ना नीड खरीदने का पैसा है, और उसके कारण रेट कॉर्पोरेट्स ने कम कर दिए हैं चीजों के, क्योंकि डिमांड कम हो गई है चीजों की। समझ रहे हो? तो इस समय लोगों के हाथ में पैसा देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आरबीआई। तो रिसेशन के टाइम आरबीआई क्या करता है? अपना रेपो रेट कम कर देता है। मतलब मैं अब सस्ते में बैंक्स को लोन दे रहा हूं, और बैंक्स भी आपको और मुझे सस्ते में लोन देंगी। जब बैंक्स आपको और मुझे सस्ते में लोन देंगी तो हमारी जेब में पैसा आएगा, और उस पैसे से हम चीजें खरीदना शुरू करेंगे। तो इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम खरीदना शुरू करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तब इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, जीडीपी में ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है? अगर आपको रिसेशन पे वीडियो देखना है तो मेरे को बोलना, मैं बना दूंगा। ठीक है यार? ये सब कंसेप्ट है ना, एज अ फाइनेंस स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने है ना रेपो रेट का चार्ट निकाला है 2000 से लेकर के 2022 तक का, 22 साल का चार्ट है। आप देखिए क्या हुआ इस दौरान, क्या हुआ। यहां पर थोड़ा फोकस करना। क्या 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था? सब प्राइम क्राइसिस आया था, मार्केट में क्या रिसेशन आ गया था? तो आरबीआई ने क्या रेपो रेट कम कर दिए तुरंत? समझ रहे हो? आरबीआई ने क्या रेपो रेट कम कर दिए तुरंत? बिल्कुल तुरंत रेपो रेट कम कर दिए। जब आरबीआई ने रेपो रेट कम करे तो आरबीआई ने क्या कोशिश करी, और फिर देखो आरबीआई ने रेट फ्लैट कर दिए। पहले रेपो रेट कम कर दिए, फिर रेपो रेट फ्लैट कर दिए। इसका मतलब कंसिस्टेंटली कम भाव पे पैसा मिल देगा आरबीआई बैंक्स को, और बैंक्स फिर और कम भाव पे लोन देंगी। ठीक है? और लोगों के हाथ में पैसा आया, और फाइनली फिर जब रिसेशन से उभरी इकोनॉमी, जब सरवाइव हुई, क्योर हुई रिसेशन से, तब आरबीआई ने धीरे 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 करके ये रेट बढ़ा दी। आप देख रहे हो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया था, इन्फ्लेशन इतनी पीक पे चला गया था कि आरबीआई को 16% करना पड़ गया था रेपो रेट इन 1919। इतना रिसेशन, इतना मनी फ्लो आ गया था मार्केट। सिमिलरली ये देखो आप, ये जून है, ये देख रहे हो आप, ये कोविड का फॉल। कोविड यहां पर आया था, दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज वेयर कोविड केम। क्या आरबीआई ने रेट कम करे और फिर उसको फ्लैट कर दिया बिल्कुल, कि आओ और मेरे से सस्ते पे माल लेके जाओ? समझ रहे हो आप? आओ मेरे से और सस्ते पे माल लेके जाओ, मतलब पैसा लेके जाओ। बैंक्स को बोला, बैंक्स आई सस्ते पे पैसा लेके गई, और आपको भी बैंक्स ने सस्ते पे दिया। अगर आपको याद हो आज से 1.5-2 साल पहले, मतलब जब कोविड ईयर था 2021 में, तब 6% पे, 5.5 पौने 6% पे, 5.75% पे भी बैंक्स लोन दे रही थी, होम लोन्स दे रही थी। क्यों दे रही थी? क्योंकि आरबीआई ने इंजेक्ट करी थी लिक्विडिटी मार्केट में। और जैसे ही आरबीआई को लगा कि नहीं अब सब सही हो गया है, अब इससे ज्यादा अगर मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो आ चुका था।
तो आरबीआई ने क्या करा, तुरंत रेट बढ़ा दिया। आई होप ये आपको क्लियर कट समझ में आया होगा यहाँ तक। अब समझना इसका इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट पे, ठीक है, और ये समझ गए ना तो आप गड़े जीत जाओगे। ठीक है, अब समझना, अब अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर जा रहा है, कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, तो आप क्या प्रिडिक्ट करोगे, आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा कि बढ़ाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग महंगे से महंगा सामान खरीद रहे हैं, तो आरबीआई को पैसा खींचना है लोगों से। तो जब लोगों से पैसा खींचना है तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा, बोरिंग अनअट्रैक्टिव कर देगा। जब रेपो रेट को आरबीआई कम करेगा, सॉरी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा, मतलब बोरिंग को अनअट्रैक्टिव कर देगा, बैंक्स की महंगी कर देगा बोरिंग, तो क्या बैंक्स भी लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे कर देंगे? बिल्कुल महंगे कर देंगे, लिक्विडिटी सक हो जाएगी मार्केट में। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट रिवर्स रेपो कम कर देगा, ठीक है, वो भी बढ़ा देगा, मेरे पास डिपॉजिट करो पैसा फटाफट आकर, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएंगे मार्केट, ठीक है। समझिए, अगर एक्सट्रीम पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया उस समय क्या करेगा, आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग लगा देगा। समझ रहे हो कि मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं, मैं बॉन्ड बेच रहा हूं, मेरे पास आओ और मेरे से बॉन्ड खरीदो। बैंक्स जाएंगी पैसा लेके आरबीआई को बॉन्ड देंगी, पैसा देंगे आरबीआई उनको बॉन्ड देगा, फिर तुरंत लिक्विडिटी सक हो जाएगी मार्केट से। इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या होता है वो समझना, ये चीज समझोगे आपको एज मिलेगी अपनी लाइफ में। समझिए, इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट समझिए। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए, रेपो रेट बढ़ा दिए मतलब बैंक्स को अब महंगे रेट पे बोरिंग मिल रही है, तो बोरिंग इज कॉस्टली फॉर बैंक, बैंक के लिए बोरिंग कॉस्टली हो गई। जब बैंक के लिए बोरिंग कॉस्टली हो गई तो उसने भी पर्सनल लोन, होम लोन, इन सब के रेट बढ़ा दिए। जब इन सब के रेट बढ़ाए तो क्या अपने पास जेब में पैसा कम आने लग गया? बिल्कुल कम आ गया। हम पलटू राम की दुकान पे गए, पलटू राम लड्डू कितने के? उसने बोला 120 रुपए मालिक। तो बोले भाई गया जमाना 120 का, अब 80 रुपए में दे दे, पैसा नहीं है जेब में। समझ रहे हो आप? क्या आपकी डिक्रीज हो जाएगी स्पेंडिंग, और क्या आपके डिक्रीज हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट? जब इन्वेस्टमेंट आपके डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या आप कम सामान खरीदोगे बाजार से? जब आपकी स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाएगी तो क्या आप कम सामान खरीदोगे बाजार से? बिल्कुल कम सामान खरीदोगे। क्या उसके कारण कॉर्पोरेट्स जो हैं, जो कंपनीज हैं, उनके अर्निंग्स पे इंपैक्ट पड़ेगा? सेल्स डाउन हो जाएगी? सर बिल्कुल डाउन हो जाएगी। जब अर्निंग सेल्स कंपनीज की डाउन होंगी तब क्या होगा, स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा, है ना? अरे नालायक को, स्टॉक मार्केट कम हो जाएगा ना। कॉर्पोरेट अर्निंग अगर कम हो गई तो स्टॉक मार्केट भी कम हो जाएगा ना। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। बट यहां पर आप मेन कंसेप्ट समझो, आपको सिर्फ ये देखना है कि आरबीआई अगर कुछ करता है तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा आती है या कम आती है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा आती है, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश मिलता है तो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स बढ़ती है, कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट फ्लरिश करता है। ठीक है, समझिए, जैसे रेपो रेट है, आरबीआई ने क्या करा, रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, बोरिंग कॉस्ट क्या हुई, मेरी बढ़ गई। जब बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई तो डिक्रीज हो जाएंगे स्टॉक प्राइजेस। क्यों डिक्रीज हो जाएंगे? बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई, अब मैं बैंक के पास लोन लेने नहीं जा सकता, महंगे ब्याज पे दे रहा है, तो मेरे पास जो पैसा है या जितना मैं कमा रहा हूँ अब मेरे को उसको सोच समझ के खर्च करना है, तो मैं कम पैसे इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में। समझ रहे हो? और मैं कम खर्चे करूंगा, कम खर्चे करूंगा, कॉर्पोरेट अर्निंग कम होगी, और मैं इन्वेस्टमेंट भी कम करूंगा, एसआईपी कट करनी पड़ जाएगी, तो मार्केट में फ्लो, फंड ऑफ फ्लो कम हो जाएगा, उसके कारण तुम्हारा जो स्टॉक मार्केट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आरबीआई ने रेपो रेट डिक्रीज करा तो डिक्रीज इन बोरिंग कॉस्ट, मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया, मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया, मैं खर्चा भी तबीयत से कर रहा हूँ और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी तबीयत से कर रहा हूँ। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब इंक्रीज इन स्टॉक प्राइजेस हो जाएगा। आई होप यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है, सिमिलरली जब रिवर्स रेपो रेट, जब रिवर्स रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या करता है आरबीआई, मेरे पास डिपॉजिट करो मैं ज्यादा पैसे दूंगा, तो बैंक्स क्या करेंगी, लोन देने के बजाय फटाफट आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे पैसे को। ठीक है, तो मार्केट से लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब भी मार्केट से लिक्विडिटी डिक्रीज होगी तो स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो? आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। आप लोग इसको पढ़िएगा, आराम से समझिएगा। ठीक है,
अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में अप्रिशिएट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ आप सभी से। ठीक है, यू गाइज हैव बीन प्रूवन एज अ वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ डू दैट, कीप ऑन डूइंग इट। अगर आपको मेरा काम ठीक ठाक लग रहा है, मेरी मेंटरिंग अच्छी लग रही है, तो मुझे अप्रिशिएट करो कमेंट्स में। अपनी तारीफ सुनना और पढ़ना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। ठीक है, अगर आप लिंक्डइन में करियर बनाना चाहते हो, या वैल्यूएशन में करियर बनाना चाहते हो, या इक्विटी रिसर्च में करियर बनाना चाहते हो, और चाहते हो कि आप एडवांस लेवल पे ये सब चीज़ें सीखो और मुझसे मेंटरिंग लो, तो नीचे लिंक में मैंने सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आप ज़रूर देखना उसको, और वीडियो को लाइक करना। 286 लाइक्स शेयर का टारगेट है। ठीक है, सो इतना ही था आज के लिए। दिस इज़ पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ।